तो मम्मी का पहला जो जवाब था वो यही था, ना लेकिन के बाहर ना भेजे के चाहिए, शहर के हवा लग जाई तब। तो आपको लगता है कि मनोज तिवारी के उसी गाने के प्रभाव से? वो मतलब क्योंकि आप तो एकदम मिशन मोड पे निकले हुए थे, एकदम गाना गा गा करके सबको बताए फिर रहे थे कि बाहर जाएगी तो कोई लड़का पटा लेगी और लहंगा उठा दे रिमोट से और गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी और साइकिलिया वाली सटा के देह में जाली, क्योंकि जो जितना गंदा गाएगा उसको जल्दी जल्दी से टिकट देंगे। भाषा के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, ढंग से तो इनको चौराहे पे 4 जूता मारा जाना चाहिए। लेकिन जब पवन सिंह बंगाल को लेकर गाना गाते हैं तो उन्हें ये मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपना टिकट वापस लें। मैं पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों? पवन भैया को अवसर मिलना चाहिए, भाजपा को मुझे लगता है दोबारा विचार करना चाहिए, पवन भैया को टिकट दीजिए। पवन भैया ने कम काम नहीं किया है भोजपुरी के क्षेत्र में। मुझसे यही सवाल है कि नेहा सिंह राठौर कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगी। मनोज तिवारी जी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ने की बात रही तो मुझे लगता है कि इनको तो मैं भोजपुरी को लेकर के मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा संभल जाइए, विचार जरूर करूंगी। तो कोई कॉल आई कांग्रेस की तरफ? 2-4 मनचले लफंगे टाइप के लोग थे, पत्थर उठा लिए। अरे यही है ना यूपी में काबा वाली, मुझे उस दिन डर लगा। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मीन्स? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने वाली नेहा सिंह राठौर। नेहा अपने गानों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछती है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाती हैं और सोशल मीडिया पर इनके हर क्लिप्स, हर गाने वायरल नजर आते होंगे। आपको बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। थैंक यू सो मच ऋचा जी। क्या हाल है नेहा, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। नेहा, इन दिनों मैं आपके पोस्ट पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर, खास करके एक्स पर, तो मुझे जो आपके पोस्ट है उस अंदाज से नजर आता है कि इन दिनों नेहा भोजपुरी बचाओ अभियान पे निकली हुई है। भोजपुरी बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि भोजपुरी बचाओ आंदोलन का आपने जिक्र किया है, तो मैं बता दूं कि ये पिछले 4 दिनों के ट्वीट्स तो वायरल टाइप के हो गए हैं क्योंकि उसके मिलियन में व्यूज़ हैं। अदरवाइज मैं पिछले 4 साल से भोजपुरी बचाओ आंदोलन को लेकर के, मतलब ये आंदोलन है मेरा, भोजपुरी बचाओ को लेकर के मैं चल रही हूँ। मुझे ज़रूरत क्यों पड़ गई इसकी? मुझे सही बात है, बिल्कुल आपने पिछली बार कहा कि भोजपुरी तो बड़ा समृद्ध है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक बात है। पर बात ये हो गई कि लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोग फटाफट खोल के दिखाओ और लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी टाइप के लोग वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वो बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं। तब मुझे यहाँ पे दिक्कत हो गई। मुझे दिक्कत है, मनोज तिवारी जी का एक गीत है, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी की गौए में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। अभी भी मेरा इंटरव्यू चल रहा था, वहां पर भी मैंने इस बात का जिक्र किया और दोबारा से इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगी। और शायद आपने एक्स पे देखा होगा, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। ये मेरा पर्सनल खुन्नस मनोज तिवारी जी के गाने को लेकर के इसलिए है क्योंकि मेरी पढ़ाई बाधित की गई। मेरी माता जी ने मुझसे ये कहा, बनारस मेरे यहाँ से बहुत नज़दीक है ऋचा, मैं भभुआ की लड़की हूँ जहाँ के मनोज तिवारी जी भी हैं, उसी जिला की लड़की हूँ और हमारे यहाँ से बनारस 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं बनारस जाकर के पढ़ना चाहती थी और मैंने अपनी माता जी से बोला, तो मम्मी का पहला जो जवाब था वो यही था, ना लेकिन के बाहर ना भेजे के चाहिए, शहर के हवा लग जाई तब। कुछ बचा कुचा मेरी चाची और मेरी और जो ताई जी लोग हैं वो अगर ना 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 लेकिन भैकिन के कहाँ, वो हॉस्टल में जाइए सन लड़की बिगड़ ना चालीस सन। मैं हमेशा लड़ती रही अपनी मम्मी से कि भैया को तो दिल्ली भेज दियो पढ़ाई करने के लिए, मुझे क्यों नहीं भेज रही हो। सच में मैं चाहती थी पढ़ना यार बाहर जा करके। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं चाहती थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करूँ, मैं हॉस्टल में रह करके पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार चल गाँव देहात की लड़की हूँ, थोड़ा शहर देखूंगी, पर मुझे मौका नहीं दिया गया। नहीं तो आपको लगता है कि मनोज तिवारी के उसी गाने के प्रभाव से? वो मतलब खूब जिम्मेदार हैं मनोज तिवारी जी, और सिर्फ मेरी ही नहीं, मैं तो फिर भी लड़ाकू लड़की हूँ और ये नोएडा में आकर के इंटरव्यू दे रही हूँ, 2 पैसा कमाने की भी क्षमता रखती हूँ। मैं तो दूसरी लड़की हूँ, मेरी तो बात ही मत कीजिए। बात तो उन महिलाओं और उन पूर्वांचली लड़कियों की कीजिए जिनके अवसर ये खा गए इस गीत से, और वो लड़कियां जो इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर बन सकती थी, जो पार्लियामेंट में जाकर के अपने हक की बात कर सकती थी, वो बेडरूम से लेकर के किचन, चूल्हा, चौका, बर्तन यही कर रही हैं। उनके अंदर भी हुनर था, उन्हें अवसर नहीं दिया गया।
वो उन्हें बाहर पढ़ने जाने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आप तो एकदम मिशन मोड पे निकले हुए थे, एकदम गाना गा गा करके सबको बताए फिर रहे थे कि बाहर जाएगी तो कोई लड़का पटा लेगी। ये भी उस गाने का अगला बोल है कि कोई जाएगी तो दामाद ढूंढ लेगी अपने लिए। मैं कह तो रहा था कि गाँव में कहीं प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन करा दो, बाहर जाएगी तो पढ़ लेगी, वो ऋचा की तरह हो जाएगी, वो एंकर बन जाएगी। आप समझ रही हैं? तो इस चीज से मुझे आपत्ति है। दूसरी चीज, आपने रवि किशन जी का जिक्र किया, तो उनका एक गीत है तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। उस गीत का एक और बोल है कि ढीला हो गिल बानी हम अपना लंगोट से। ये है अपनी भोजपुरी। मैं भोजपुरी भाषी लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, और खास तौर से लड़कियों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी भोजपुरी सुनते हैं? ये है अपनी भोजपुरी? खैर, रवि किशन ने इस बात को लेकर लगातार ये जब सवाल उठ रहे थे तो उन्होंने माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दीजिए, जब से सांसद बना हूं तब से ऐसा कोई गाना नहीं नो ऋचा, मेरा कहना यह है कि आप कितना भी उठक बैठक कर लीजिए, कितनी भी माफी मांग लीजिए, लेकिन आपके पाप खत्म नहीं होंगे। वो लड़कियां जो आज भी एक कमरे के अंदर जो बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत महत्वाकांक्षी लड़कियां थी, वो एक कमरे में अगर घुट रही हैं तो उसके जिम्मेदार हैं आप लोग। जब पान की दुकानों पर और चौक चौराहे पर ऐसे गंदे गाने बजते होंगे तो और लहंगा उठा दे रिमोट से, और गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी, और साइकिलिया वाली सटा के देह में जाली, इस तरीके के गाने जब बजते होंगे तो महिलाओं का तो घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा महाराज। ये तो कहते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी की भोजपुरी को जिंदा हमने रखा। वो फिल्म पहले नहीं चलती थी, भोजपुरी फिल्म चल इनके कारण रही। भोजपुरी का गला रहता है इन लोगों ने। भोजपुरी को माँ माँ कह करके भोजपुरी को सरे बाजार इन लोगों ने नंगा किया है। भोजपुरी की बोटियां नोची हैं इन लोगों ने। भोजपुरी को दिया कुछ भी नहीं है इन लोगों ने। अपना घर बनाया, बंगला बनाया, और अपने इन्हीं वाहियात चीजों की वजह से, और एक भाजपा, उसको तो मुझे लगता है कि भोजपुरी को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है कि जो जितना गंदा गाएगा उसको जल्दी जल्दी से टिकट देंगे। सबसे पहले फटाफट खोल के दिखाओ फेम मनोज तिवारी जी को, इसके बाद लहंगा उठा दे रिमोट से फेम रवि किशन जी को, इसके बाद रिंकिया के पापा, और नहीं सॉरी, लहरिया लूटा ए राजा निरहुआ जी, उनका एक और गीत है। नहीं, इन्हीं गानों से ये लोग फेमस है। मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। आपका ये मानना है कि बीजेपी इनके गानों के कारण इनको टिकट देती है? नहीं, मैं बता दे रही हूँ कि बीजेपी को ये लगता है कि फेमस है। फिर एक फेमस वाली बात रही तो समृद्धि के साथ खिलवाड़। समृद्धि के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या। ठीक है, बीजेपी को क्या लगता है ये मुझे नहीं पता, कितना वो भोजपुरी को समझ। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी की बेटी है, बिहार की बेटी है, उसको भोजपुरी को लेकर के पता है कि आप क्या गा रहे हो और आपको क्या नहीं गाना चाहिए। शारदा सिन्हा जी की भोजपुरी क्या है, भिखारी ठाकुर जी की भोजपुरी क्या है, और ये मनोज तिवारी और ये लहंगा उठा दे रिमोट से वालों की भोजपुरी क्या है। तो आपको कोई हक नहीं है। ये भाषा के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं। ढंग से तो इनको चौराहे पे 4 जूता मारा जाना चाहिए। तो ये लोग जब गाते हैं इन्हें टिकट दे दिया जाता है, एक बार नहीं नया 2 बार टिकट दे दिया जाता है, किन्हीं को तो 3 बार टिकट दे दिया जाता है। लेकिन जब पवन सिंह बंगाल को लेकर गाना गाते हैं तो उन्हें ये मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपना टिकट वापस ले। पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों? पवन सिंह के साथ मेरी सहानुभूति है, और मैं भाजपा से मैं बोलना चाहूंगी कि भाई दोबारा से विचार कीजिए, बताइए अगर फटाफट खोल के दिखाओ मनोज तिवारी को मिल सकता है, ये रवि किशन को लहंगा रिमोट से उठाने पर मिल सकता है, और रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा उमा के पढ़ाई फेम निरहुआ जी को मिल सकता है, तो हमारे पवन भैया कम ढोड़ी में कोचिंग खोले हैं, तो पवन भैया को भी मिलना चाहिए महाराज। पवन भैया तो बंगाल की लड़कियों को बिहार लेकर रोजगार वगैरह भी देने की बात करते रहे हैं अक्सर अपने गानों पे। तो पवन भैया को अवसर मिलना चाहिए। भाजपा को मुझे लगता है दोबारा विचार करना चाहिए, पवन भैया को टिकट दीजिए। पवन भैया ने कम काम नहीं किया है भोजपुरी के क्षेत्र में। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई पार्टी टिकट दे या फिर नहीं दे, पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आरा से उन्हें सपोर्ट मिलेगा। नेहा जी क्या सोचती हैं इसके बारे में? नहीं, वो मुझे नहीं पता कि किसको कहाँ से सपोर्ट मिले, तो जनता को पता होगा ना। मैं कौन होती हूँ कहने वाली, तो जनता बताएगी। किसी को कहीं से भी टिकट मिले तो जनता तय करेगी कि आपको वोट देगी या नहीं देगी। नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप मुझे बस ये लगता है कि ऐसे गंदे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। भोजपुरी को अपमानित करने वाले लोगों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, ऐसे अवसर नहीं मिलना चाहिए। अगर भाजपा या कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई आप लोगों ने सुपारी ले रखी है किसी भाषा को बर्बाद करने के लिए। पवन सिंह, निरहुआ या चाहे जो भी हैं, इनकी पहचान क्यों है? क्योंकि भोजपुरी में गंदे गीत गाते हैं। ये कौन है? ये छिछोरे हैं, ये लुच्चे लफंगे हैं भाई।
इनकी पहचान और कुछ नहीं है, भोजपुरी के गंदे गवैये हैं ये। इनके गीत इनसे पूछिएगा कि अपनी फैमिली के साथ सुन सकते हो, ये भाषा से बलात्कार करने वाले लोग हैं। वो ये दलील देते हैं कि हम अगर वैसा गाना गाते हैं तो हम देशभक्ति भी गाना गाते हैं, हम भक्ति गाना भी गाते हैं, दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए हम ये काम करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आप, हाँ, मैंने भी सुना है कि आप ये कहते हैं कि देशभक्ति गाने पे तो मेरे 300-400 व्यूज आते हैं, और वहीं मैं चोली और लहंगा रिमोट से उठाने लग जाता हूं तो मेरे 300 मिलियन टाइप के व्यूज चले जाते हैं। ये कोई तर्क हुआ? ये तो तर्क नहीं हुआ ना। तो ये थरथराई करने वाली बात हो गई कि मैं तो यही कर दूंगा। अच्छा ठीक है, उस पे भी व्यूज नहीं आएंगे तो इससे भी गंदे काम और भी बहुत सारे हैं ना, उस पे आमादा हो जाओगे, ये ठीक बात है? और भी मतलब और भी गंदा हो सकता है ना, बहुत कुछ गंदा हो सकता है, इन लोगों को ज्यादा आइडिया होगा और क्या क्या गंदा हो सकता है, तो वो उस पे आ जाओगे, उस पे भी। और देखो एक और चीज है, अब उस पे भी थोड़ा व्यूज डाउन हुआ है इन लोगों का। अब पता नहीं क्या अपने दर्शकों को परोसना चाहते हैं। तो नेहा को क्या लगता है कौन बचाएगा भोजपुरी को? भोजपुरी को भोजपुरी भाषी लोग बचाएंगे। नेहा बचाएंगे? नेहा एक अकेला चना है रिचा, भोजपुरी को रिचा भी बचाएंगी। रिचा भी तो बिहार से आती हैं, रिचा भी तो बिहार से आती हैं, रिचा को भोजपुरी आती है, भोजपुरी को रिचा बचाएंगी, नेहा बचाएंगी, और बहुत सारे लोग बचाएंगे जो भोजपुरी बोलते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, आपको लेना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भोजपुरी भाषियों की मैं बात कर रही हूं कि भोजपुरी के लिए स्टैंड लें। जो लोग मुझे गालियां देते हैं, जो भाजपा के भोजपुरी सदस्य हैं, जो मुझे गरियाते रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया पर, उनके लिए तो मेरी खैर सहानुभूति है, लेकिन मैं उन लोगों से जो थोड़ा सा पढ़े लिखे दो अक्षर हैं, मैं जरूर ये अपील करना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग देखेंगे, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ आइए, भोजपुरी बचाओ आंदोलन इस मुहिम के साथ जुड़िए और इन लोगों का सफाया कर देना है। तो नेहा आपको नहीं लगता है कि आपको वो पावर चाहिए? क्योंकि अगर आप सोच से निकली हैं तो अगर पावर मिल जाता है तो काम बहुत आसान हो जाता है, एग्जीक्यूशन का काम। चुनाव में आना चाहिए? देखिए, चुनाव में आना चाहिए या चुनाव में, अब मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं, अब कि ये जो चुनाव अभी चल रहा है सुर्खियों में, मेरा नाम मुझे नहीं पता। अब चुनाव बिल्कुल, ये इसके बाद मुझे आइडिया था, आप लोग खूब सुबह से मुझसे यही सवाल पूछ। कि नेहा सिंह राठौर कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगी। देखिए, अगर ऐसा होता है, अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पर ये विश्वास दिखाती है या फिर अगर वो मुझे इस योग्य समझती है तो मैं इस पे जरूर विचार करूंगी। मनोज तिवारी जी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ने की बात रही तो मुझे लगता है कि इनको तो मैं भोजपुरी को लेकर के मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा संभल जाइए। नहीं, लेकिन आप भी लड़ना चाहती हैं उनके खिलाफ? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं, अगर कोई पार्टी टिकट देगी तभी तो मैं लड़ूंगी ना भाई, ऐसी बात है, विचार जरूर करूंगी। तो कोई कॉल आई कांग्रेस की तरफ? 2-4 मुझे कॉल्स आई थी, वो लोग भी मुझसे ऐसे ही पूछ रहे थे कि भाई क्या बोलते हैं, कोई बातचीत हो रही है या फिर आप ये खबर चल रही है? नहीं, देख, सबसे पहली चीज कि ये मीडिया में खूब चल रहा है, मुझे भी खूब लोग टैग करके, एक तरफ मनोज तिवारी का फोटो और एक तरफ जो है मेरा फोटो लगा करके लोग ऐसे लिख रहे हैं कि किसको कितना वोट मिलेगा, और ये सारी चीजें। कुछ कॉल्स आई थी मुझे कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसी ही कॉल्स आई हैं। बहुत ठीक मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अगर, हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, अगर कोई पार्टी मुझ पर भरोसा करती तो मैं, राजनीति से मेरी बहुत दूरी नहीं है, मैं विचार जरूर करूंगी। हाँ, वाकई जब आपको जनता के मुद्दों की समझ है, आप जमीन से जुड़ी हुई हैं, सरकार के खिलाफ गाना गाती हैं, सवाल पूछती हैं, अगर कोई सरकार में है तभी भी, विपक्ष में है तभी भी सवाल पूछती हैं, तो पावर मिल जाए तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए, पावर जैसी चीजें अपने मन से थोड़ी हो पाता है, वो जनता किसको पावर देना चाहती है वो जनता तय करती है, और टिकट किसको देना है ये पार्टी तय करती है, तो देखा जाएगा। मतलब इनकार मैं कुछ भी चीजों से नहीं कर रही हूँ, मैं जरूर। नेहा सिंह राठौर की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बेबाक है, बहुत बेखौफ है, खुलकर अपनी बातें रखती हैं, डरती नहीं है किसी से। वाकई नेहा डरती नहीं है किसी से? देखिए रिचा, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे डरा सके। मैं मौलिक अधिकारों के गीत लिखने वाली लड़की हूँ भोजपुरी में। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझा आपन अधिकार भैया। तो मुझे पता है कि संविधान ने मुझे बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, गाने की, मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, मनपसंद लड़का से ब्याह भी कर लेने की आज़ादी देता है। तो यहाँ कोई मुझे डरा नहीं सकता है। ठीक है, आप
एक्सप्रेशन में ये बातें कह रही हैं कि कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोई ऐसा कोई बाधा नहीं है, आप डरती नहीं है उन सब चीज़ों में। लेकिन कभी तो ऐसा हुआ होगा नेहा, कोई भी चीज़ को लेकर कोई फ़ियर हो नेहा के अंदर? देखिए, मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहती हूँ कि हूँ तो मैं लड़की ही, हूँ तो मैं इंसान ही। होता क्या है, एक बार की मैं बात बता रही हूँ, जो मेरा यूपी में काबा गाना वायरल हुआ था, उस टाइम हम लोग अक्सर जाते रहते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। मैंने बताया कि बनारस से मेरा घर बहुत करीब है, तो अक्सर एकदम गर्मी की छुट्टी हुई नहीं कि हम विश्वनाथ मंदिर चले गए मम्मी मौसी के साथ। एक बार मैं गई थी यूपी में काबा, मेरा इतना वायरल था उस टाइम कि मैं मास्क लगाई हुई थी और एक बंदा मेरे को हेयर कट से पहचान, सच में उसने बोला। और एक दिन क्या हुआ कि हम विश्वनाथ दर्शन करने गए थे, 2-4 मनचले लफंगे टाइप के लोग थे, पत्थर उठा लिए। अरे यही है ना यूपी में काबा वाली। मुझे उस दिन डर लगा था, क्योंकि मेरे आसपास बिल्कुल कोई नहीं है। और आप विश्वनाथ गई होंगी तो आपको पता होगा कि गंगा के जस्ट किनारे बहुत सीढ़ी ऊंची है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। मैं सीढ़ी चढ़ रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं चढ़ ही नहीं पा रही हूँ, अभी इतना लंबा चढ़ाई करूँ। पत्थर उठा लेते 2-4 लोग। पता है नहीं, भगवान की, विश्वनाथ बाबा की बड़ी कृपा थी कि वहां पे कोई एक पुलिस कांस्टेबल थे। फिर मैंने उनको आवाज लगाया तो वो अपना लाठी आठी लेकर के फिर वो भाग गए। उसमें मुझे डर लगा था, मुझे लगा था कि यार, बोलना या सवाल पूछना गुनाह है क्या? मैंने सच में उस दिन मुझे लगा कि, तो बाद में मेरे हस्बैंड, और उस टाइम शादी नहीं हुई थी हम लोग, लेकिन बातचीत करते थे, उन्होंने बोला कि बाहर मत निकला करो, निकलो तो थोड़ा मास्क वगैरह के साथ निकलो। मैंने बताया मास्क पहना था यार, लेकिन हाँ उस दिन मुझे डर लगा। नेहा, वाक़ई आप बहुत बेबाकी से अपने सवाल पूछती हैं और आपने ये बोला कि ऐसा बहुत बारी होता है जब आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं तो कुछ लोग हमारे सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग हमारे खिलाफ होते हैं। ये तो नियम है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से है? क्योंकि जब भी हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हो जाते हैं, तो क्योंकि हम छोटे जगह से आए हुए हैं, तो एक बार होता है ना, पापा-मम्मी की कॉल आ जाती है कि यार प्लीज़ ऐसा नेहा मत करा। बहुत मतलब विरोध होता, चाहे हमें डर लगा था कि कहीं तेरा साथ कुछ ना हो जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि बिहार का लड़की है ना, बियाह हुआ हो गइला के बाद मम्मी का रहता, तब देख लो तोहर पति जानत होइहन। तो मम्मी का तो अभी उतना नहीं, लेकिन सपोर्ट की अगर रही बात, गजब सपोर्ट है मेरे ससुराल में। और आपको मैं बता दूं, हिमांशु जो मेरे हस्बैंड है वो नीचे बैठे हुए हैं। वो लड़का मुझे लगता है कि शाम तक भी आप मुझे बिठाए रहेंगे, रात तक भी वो बैठा रहेगा, ये बोल के कि बच्चे तुम अपना इंटरव्यू खत्म करो। बहुत सपोर्ट है। हिमांशु नहीं होते तो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी आवाज नहीं उठा पाती, क्योंकि रहना तो मुझे मुझे उन्हीं के साथ है। वो बोल देते तुमको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, तो वो एक सारी चीजें। हाँ, शादी से पहले बहुत सारी चीजें थी मम्मी और मेरा फैमिली में, बहुत बार जिक्र किया, नहीं जिक्र करना चाहती, मेरी मम्मी देखेगी तो फिर बोलेगी कि तुमको बहुत दुख दिया है मैंने। लेकिन अभी बहुत सपोर्ट है, और सबका सपोर्ट है। 3 लोग हैं, ससुर, ननद और हस्बैंड। गजब सपोर्ट है, बस इतना मान लीजिए। मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ। नेहा, अपनी तैयारी कैसे करती हैं? मतलब होता है ना, जब हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो हमने भी आपके ट्विटर हैंडल पे देखा कि नेहा इन दिनों क्या कर रही हैं। नेहा किसके खिलाफ बोल रही हैं, किसके सपोर्ट में बोल रही हैं। ऐसे में आप भी तैयारी करती होंगी, जनता का अगर मुद्दा उठाना है तो रिसर्च करती होंगी बराबर। हाँ हाँ तो हाँ। तैयारी कैसे करती हैं? तैयारी के मैं सोचती हूँ कि सोर्स उसके अच्छे हों। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं बेरोज़गारी पे गीत लिखती हूँ, मैं महँगाई पे गीत लिखती हूँ, इसके लिए मुझे अलग से तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेरोज़गार लाठी खा रहे हैं, मुझे आँखों से दिख रहा है। आरओ-एआरओ का भी पेपर लीक हुआ था, मैं इलाहाबाद गई हुई थी बच्चों से मिलने। मैं वहाँ जाके ग्राउंड पे देख रही हूँ कि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। उसके लिए मुझे कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रही हूँ अपनी आँखों से। महँगाई है, डीज़ल महँगा या पेट्रोल महँगा है या साग-सब्ज़ी, दाल, नून, तेल, धनिया महँगा है, मैं रोज़ खरीदने जाती हूँ, मुझे पता है। तो रिसर्च तो ग्राउंड पे रिसर्च चल रही है मेरी, और हर दिन चल रही है, तो ये रहता है। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मीन्स मैं चाहती थी ये आप सवाल मुझसे पूछें और मैं आपसे बोलूं मुद्दा मीन्स, क्योंकि आप बड़ी पॉपुलर हो गई हैं मुद्दा मीन्स वाले इंटरव्यू को लेकर के। मुझे नहीं पता। नहीं, आपसे इसलिए पूछना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप तमाम मुद्दे चाहे किसी भी राज्य में हो, नेहा उस पे गाना बना ही देती हैं। मुद्दा के एमपी में काबा आपने देखा, यूपी में काबा आपने देखा, बिहार में काबा आपने देखा। देखिए, अगर मुद्दे की रही बात तो मेरा 4 साल से मुद्दा क्या रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की शिक्षा पे बात, काम, यही सारी चीजें। किसानों पे बात हो या किसानों के लिए, तो यही गरीबी, मजदूरी, यही सारी, इसी पे मैंने गीत लिखे हुए हैं ना। मुझे नहीं पता, मैं एक नेता की तरह बोल भी नहीं सकती। मैंने इन्हीं के लिए गीत लिखे हैं,
इन्हीं के समर्थन में मैंने गीत मतलब लिखे जनता हैं। की सरकार में जो मुद्दे हैं, नेहा उन मुद्दों को मुद्दा मानती है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही होना भी चाहिए। जी, बिल्कुल नेहा जी, और क्योंकि मैंने मुद्दा की बात की तो तमाम मुद्दों पर आपने गाने लिखे हैं। बिहार में आपने बेरोज़गारी पे भी गाने लिखे हैं और आपका मानना है कि बिहार में बेरोज़गारी है। लेकिन बिहार के नेता, ख़ास करके अभी नीतीश कुमार ने जब से पलटी मारी है और एनडीए की सरकार है बिहार में, तो नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में जो रोज़गार दिया गया है वो नीतीश कुमार की देन है। हुँ। तेजस्वी जी कहते हैं कि उनकी देन है। मतलब आप ये मानती हैं कि रोज़गार नहीं है और वो ये मानते हैं कि रोज़गार देने की होड़ है, मैंने दी है। मतलब क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखिए, ये नेता लोग हैं। सबसे पहले तो इन लोगों पे मैं क्या ही बात करूँ, ये रोज़ एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो एक तो बड़ा इंटरव्यू हम कुछ है, हम कुछ तेजस्वी जी का। बोले आपको। भाई साहब, इन नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे ये लोग इसी का क्रेडिट लूटने में लगे हुए हैं कि हम रोज़गार दिए, हम रोज़गार दिए। जनता से पूछो रोज़गार है कहाँ? हुँ। रोज़गार अगर है तो ऋचा दिल्ली में क्या कर रही हैं? नेहा दिल्ली में क्या कर रही हैं? तो आकर के ये जो दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं या बम्बई में जो प्रवासी मजदूर हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि भैया रोज़गार अगर है, वो सीएम साहब अलग क्रेडिट ले रहे हैं और तेजस्वी जी अलग क्रेडिट ले रहे हैं रोज़गार की, तो तुम लोग भाई यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ बिहार, जो रोज़गार मिल रहा है। तो ये सच्चाई है कि सच में अगर रोज़गार होता तो यहाँ ये सारी चीज़ें न हुई होती। और ये जो बिहार तक का ऑफिस है, शायद बिहार में होता है यार। मैं चाहती हूँ कि ये बिहार तक का ऑफिस कम से कम, आज तक का नहीं पता वो होगा कुछ दिल्ली का वगैरह, दिल्ली तक का दिल्ली में हो, लेकिन बिहार तक का ऑफिस जिस दिन बिहार में होगा, बिहार के पटना में होगा, तब मैं समझूंगी कि कुछ बात तो हो रही है। नहीं, बिहार में भी है हमारा ऑफिस। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हुँ। ऐसा नहीं है। बहुत छोटा मोटा है, कोई ऑफिस आप लोगों ने बना लिया है, एक आधी लोग काम करते हैं वहाँ पे। मैं मिली हूँ, मैं गई हूँ वहाँ पर भी। जी। नेहा, बिहार के में बेरोजगारी की भी आपने बातें कही और इन सब मुद्दों पे तो आप लिखती ही हैं। लेकिन इन दिनों इन सब चीज़ों को, इन मुद्दों को उठाने के लिए आप अलग तरीके का इस्तेमाल करती हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब सोशल मीडिया का दौर स्टार्ट हुआ तो नेहा वीडियो बनाती थी, एडिट करके फेसबुक पे डायरेक्टली डाल देती थी। उसके बाद नेहा यूट्यूब पे आती हैं, उसके बाद ट्विटर पे एक्टिव होती हैं। अब आप और हिमांशु कम्युनिकेशन करके वीडियोज़ बनाते हैं हाँ, वो मुद्दे बहुत उठाने बहुत की। बहुत हद तक। तो ये क्रिएटिविटी कौन लाता है? ये नया आप कह सकते हैं आइडिया कौन देता है? नहीं समझ नहीं पा रही हूँ, कैसे आइडियाज़ की आप बात कर मतलब रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप स्टार्टिंग में ओके, फेसबुक पे आप वीडियो डालते थे, फिर यूट्यूब पे आप आए, फिर ठीक है, ट्विटर पे आए। ठीक है, ठीक है। अब नए तरीके से रील्स में जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, तो वो ओके। आइडिया कहाँ से आया? मुझे लगता है ना कि हम आइडिया जैसा कुछ इस पे बहुत सोचा नहीं कि ऐसे कुछ क्रिएट करते हैं। बस ऐसे हिमांशु कभी ऐसे कैमरा उठाया, ए बचिया क्या कर रही हो टाइप की चीज़ें, तो वो रैंडम ही हुआ और इसके बाद हमने देखा रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है उसमें। बाकी अगर जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और जो मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, बेशक हम दोनों आपस में ढेर सारा डिस्कशन करते हैं। कई बार डिस्कशन करते करते झगड़ा भी कर लेते हैं, तुम्हारी पॉइंट सही नहीं है, मेरा पॉइंट सही है, मैं ऐसे, भोजपुरी मुझे ज़्यादा आती है कि तुम्हें आती है। वो अवधि का लड़का है, उसको अवधि आती है, हिंदी आती है, उसको भोजपुरी नहीं आती। तो मैं थोड़ा सा समझ ही रही है ना, तुमको भोजपुरी पता, भोजपुरी ये है। तो डिस्कशन करते हैं और आपस में बातचीत बहुत करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, तभी हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं कि यस ये और ये। कितना वक्त लग जाता है एक स्क्रिप्ट लिखने में गाने की? देखिए, अगर आप मेरी बात कर रही हैं, सच में मैं बहुत मूडी लड़की हूँ, बहुत ही मूडी लड़की हूँ। इतना ज़्यादा कि कभी-कभी मुझे खुद से लगता है कि नहीं नेहा, तुम थोड़ा-सा ये जो मूडी मिजाज है उससे बाहर आओ। कई बार क्या होता है ऋचा कि मैं कोई एक गीत लिखने बैठी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं आधा से 1 घंटा में मैं लिख सकती हूँ। पर मैं करती क्या हूँ, चलो आज लिखूँगी, चलो कल लिखूँगी, चलो नहीं लिख पा रही हूँ। हिमांशु बोलता है टालते रहती हूँ, मूडी हूँ मैं। जबकि अगर मैं लिखना चाहूँ तो आधा से 1 घंटा में मैं लिख सकती हूँ। जी। तो आगे क्या प्लान है आपका? क्योंकि आप इस आंदोलन पे हैं कि भोजपुरी को बचाना है। कैसे बचेगी भोजपुरी? कैसे आगे आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान? देखिए, भोजपुरी कैसे बचेगी? लोहे को लोहा ही काटता है, गंदे गीत को अच्छा गीत काट सकता है। बस यही उपाय है। दूसरी चीज़, एक और उपाय जो मुझे लगता है, क्योंकि ज़माना कैसेट का गया, अब ज़माना सोशल मीडिया का है, हाथों हाथ फ़ोन है, हर एक को इन्फ्लुएंस करना बहुत बड़ी बात है। हर एक को ये बता देना कि गंदा गीत मत देखो, ईयरफोन लगा के देख रहा है ना? तो खुद से ये जिम्मेदारी लेनी होगी और ये जागरूकता खुद से होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए अपने भाषा के प्रति कि अपनी भाषा में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त, ये ज़माना बदल चुका है। वो कैसेट वाला नहीं कि 5 रुपए का कैसेट खरीद के कोई देख रहा है। सबके पास फ़ोन है, वो क्या देख रहा है फ़ोन में किसी को आइडिया नहीं है। तो हम सबको एकजुट होकर के मेरे साथ में इस आंदोलन में आइए
और भोजपुरी के लिए भोजपुरी की छवि सुधारने के लिए हमें काम करना है, एकजुट होते हैं और काम करते हैं। बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के Thank लिए। you so तो much. ये थी नेहा सिंह राठौर, जो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है और आज भी सभी सवालों का जिस तरीके से जवाब दिया, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नेहा अपनी राह में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ रही हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको भोजपुरी बचाने की जिस राह पे आप निकली हुई हैं। Thank you so हम उम्मीद करेंगे कि वो राह अपने मंजिल तक पहुंचे और हमें उसमें कामयाबी हासिल हो। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।